अब जरा इनसे मिलिए, ये हैं मेहमत एदीन। इस पूरे ऐप को लॉन्च करने से लेकर सर्कुलेट करने तक सब इन्हीं का हाथ था। मात्र 26 साल के इस युवक ने न सिर्फ पूरे के पूरे कंट्री को बेवकूफ बनाया, बल्कि 1 लाख से भी अधिक लोगों का पैसा ठगा और चंपत हो गया यही कोई $150 मिलियन के साथ। आज वह कहाँ है और कैसे उसने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। Para kaynan çiftlik bank oley, koskocaman istihdam oley, çiftlik bank istikrar oley, çiftlik bank oley, çiftlik bank istikrar oley। नमस्कार दोस्तों, स्पेस हंगर के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। मेहमत एदीन का जन्म बर्सा में 1990 में हुआ। बर्सा नॉर्थ टर्की के मेजर सिटीज में से एक है। उनका बचपन काफी गरीबी में गुजरा। परिवार में तंगी होने की वजह से उसे 14 वर्ष के आयु में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करना पड़ा। अधिक पैसों के लिए उसी रेस्टोरेंट में वह डिश वॉशर का भी काम करता था, लेकिन एक्चुअल में उसका ड्रीम था कि वह एक फेमस रैप आर्टिस्ट बने। रैपर बनने के दौर में वह कभी सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन इस प्रोफेशन में वह कुछ दोस्त बनाने में जरूर सफल रहा। एडीन के कुछ ऐसे भी दोस्त बने जो कि ऑनलाइन गेम डिजाइन करते थे। मेहमत एदीन फेसबुक पर आने वाला गेम फार्मविला का काफी बड़ा फैन था। 2016 में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाया, जिसका ऑफिस उसने उसी अपार्टमेंट के बेसमेंट में खोला जहां वो रहा करता था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फार्मविला गेम के क्लोन को डेवलप करा। उन लोगों ने इस गेम का नाम सिफ्लिक बैंक रखा। यह एक टर्किश नाम है जिसका मतलब होता है फार्म बैंक। गेम स्वदेशी होने के साथ साथ किसानों को मदद करने का भी दावा करता था, जिस वजह से इसने लोगों को खूब आकर्षित किया। शुरुआती 8 महीनों में ही गेम में कुल 50,000 एक्टिव प्लेयर्स हो गए थे। ऐप को यूज करना और इसमें इन्वेस्ट करना काफी आसान था। ऐप इंस्टॉल करने के साथ आपको इसे साइन इन करना होता था। उसके बाद आपको गेम के अंदर अपना एक फार्म बनाना होता था। मुर्गी, गाय, बकरी या मधुमक्खी जैसे जानवरों को खरीदने के लिए वर्चुअल गोल्ड को एज अ करेंसी इस्तेमाल करना होता था। आपके द्वारा खरीदे गए जानवरों से आने वाले प्रोडक्ट्स, हनी, एग या मिल्क को बेचकर जो पैसे आते, वे पैसे आपको कैशबैक के रूप में मिलता था। आप ऐप में रियल मनी भी लगा सकते थे वर्चुअल गोल्ड को खरीदने के लिए, जिससे आप फार्म को और भी अच्छे से ग्रो कर सकते थे। वहीं अपने फार्म के प्रोडक्ट्स को बेचने से मिलने वाले गोल्ड को आप रियल मनी में भी एक्सचेंज कर सकते थे। एडीन का ये बेहतरीन आइडिया पूरे टर्की को खूब भा रहा था, क्योंकि कस्टमर्स जो इस गेम में पैसा लगा रहे थे, एडीन इन पैसों को रियल लाइफ फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा था और इन फार्म और प्रोडक्ट से मिलने वाले प्रॉफिट को ही वो अपने कस्टमर्स को कैशबैक के रूप में देता था। सो फ्रेंड्स, सिफ्लिक बैंक एक हाइब्रिड फॉर्म था जो कि हमें वीडियो गेम के जरिए न सिर्फ रियल फार्म से जोड़ता था, बल्कि लोगों द्वारा इन्वेस्टमेंट के जरिए पूरी टर्किश एग्रीकल्चर को ग्रो करने में हेल्प भी कर रहा था। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट इसलिए भी चल पड़ा क्योंकि टर्की उस वक्त एग्रीकल्चर में काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और ये गेम लोगों को मौका दे रहा था कि अपने देश के एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सपोर्ट करने का। 2017 के शुरुआती दिनों में एडीन अपने होम टाउन वरिन में 2 नए रियल फार्म खोलता है। ओपनिंग सेरेमनी काफी भव्य रखा गया, जिसे अटेंड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और लोकल मेयर तक आए हुए थे। एडीन इन इवेंट्स का स्टार था। बॉडीगार्ड्स की टीम उसे सील्ड करके चलती थी ताकि उनके फैंस को उनसे दूर रखा जा सके। शुरुआती समय से ही एडीन के बिजनेस मॉडल और प्रोजेक्ट्स को बहुत से बड़े इन्फ्लुएंसर का काफी सपोर्ट मिला। इन्हें फेमस टर्की टीवी एक्टर्स मेहमत सेविक का भी काफी बड़ा सपोर्ट मिला। सेविक ने कंपनी के प्रेस कंसल्टेंट का सारा कार्यभार संभाला। 1 साल से भी कम समय में पूरे देश भर में 100 से भी अधिक कंपनी के शॉप्स खुल चुके थे। सिफ्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स उनके दुकानों पर काफी बिक रहा
था। इन चंद फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं चीज, हनी और सॉसेस के पैकेट जिन पे कंपनी के नाम और लोगो दोनों दर्ज है। खिलाड़ियों को गेम से मिलने वाले प्रॉफिट्स का 5% वाउचर के रूप में दिया जाता था, जिन्हें वह बस शॉपिंग के लिए ही यूज कर सकते थे। बाकी बचा 95% ऑफ प्रॉफिट वो बिल्कुल रियल मनी में एक्सचेंज कर सकते थे। आप इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने $4200 का 3 वर्चुअल बी हाइव्स खरीदा है। उसे उस बी हाइव से मिले हनी को बेचकर वह पर मंथ $840 कमाता है, तो एक साल में वह कुल मिलाकर $10,080 जनरेट करेगा, जिसमें से उसका कुल प्रॉफिट $5880 होगा, जिसमें से उसे प्रॉफिट का 5% यानी कि $294 वाउचर के रूप में दिया जाएगा। वहीं बाकी बचा 95% यानी कि $5586 को वह रियल मनी के रूप में एक्सचेंज कर सकेगा। अपने पीक पर सिफ्लिक बैंक के यही कोई 5 लाख से भी अधिक एक्टिव मेंबर्स थे, जिसमें से लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग थे जो कि अपना एक्चुअल मनी इस गेम में लगा चुके थे। कुछ लोगों ने तो काफी बड़ी मात्रा में लोन लेकर इस गेम में लगा रखा था, और यही वजह था कि गेम में लोगों द्वारा कुल मिलाकर $250 मिलियन जमाया जा चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिफ्लिक बैंक एक बहुत बड़ा स्कैम था। सांड से बॉडीगार्ड्स के साथ अमीरों के बीच घूमने वाला एडिन एक बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। प्रोडक्ट्स जो कंपनी के दुकानों पर बेचा जा रहा था, जिन पर कंपनी के लोगो लगे हुए थे, वह किसी फार्म से नहीं आ रहा था, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट्स के नाम और लोगो बदलकर बेचा जा रहा था। लेकिन शुरुआती समय में प्लेयर्स को पैसे बिल्कुल सही समय पे दिए जा रहे थे, लेकिन ये भी एक स्कैम का ही हिस्सा था। एडिन का ये पिरामिड स्कीम तभी काम करता था जब तक कि नए लोग इससे अट्रैक्ट होते रहे। अट्रैक्ट हुए नए प्लेयर्स के द्वारा जमाए गए पैसों से वह एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को पे करता था। कंपनी ने जबरदस्त मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के दम पर अपने और नए प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने में काफी सफलता पाया। गेम के लॉन्च होने के मात्र 1.5 साल बाद ही 2017 के दिसंबर तक कंपनी के स्कैम धीरे धीरे लीक होने लगे। लोगों को समय पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं या कंपनी ने फॉल्स प्रॉमिस किया है जैसी बातें सोशल मीडिया में फ्लोट करने लगे। टर्किश फाइनेंशियल रेगुलेटर की नजर जब इन बातों पर पड़ी तो अथॉरिटीज ने सिफ्लिक बैंक को अपने रडार पर ले लिया। अथॉरिटीज के शक और भी गहरे होते चले गए जब उन्होंने कंपनीज के बैंक अकाउंट्स पे नजर दौड़ाया। पता चलता है कि कंपनी के अकाउंट्स किसी सेल कंपनी के नाम पर है जो कि नॉर्दर्न साइप्रस में स्थित है। स्थिति को देखते हुए टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेड्स ने इसे आड़े हाथों लिया और कंपनी का पूरा फाइनेंस खंगालना शुरू कर दिया। एडिन को एहसास हो चुका था कि अब वह इस स्कीम को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता है। 2017 में दिसंबर के अंतिम दिनों में एडिन ने कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए। 1 महीने बाद ही सिफ्लिक बैंक नए यूजर्स को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, साथ ही एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को भी प्रॉफिट देना बंद कर दिया। बैंक ने भी बहुत सी कंप्लेंट्स के बाद एडिन के कंपनी के साथ काम करना बंद कर दिया। खिलाड़ियों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ने लगा। सभी अपने पैसे किसी भी तरह बस वापस चाहते थे। इनमें से कईयों ने अपनी पूरी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रखा था, ये सोचकर कि वे प्रॉफिट कमाने के साथ ही अपने देश के किसानों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाए। अथॉरिटीज के कंफर्मेशन के बाद मार्च 2018 में न्यूज ऑफिशियली ब्रेक हो जाता है। लोगों को पता चलता है कि सिफ्लिक बैंक एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम निकला। प्रोसिक्यूशन ने कंपनी पे क्रिमिनल जांच शुरू कर दिया। उन्होंने एडिन और उनके कुछ साथियों के खिलाफ वारंट इशू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि टर्किश पुलिस उन्हें पकड़ पाती वह तुर्की छोड़ कहीं गायब हो गया। इंटरपोल ने उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी कर दिया और दुनिया भर के पुलिस को उन्हें खोजने को कहा गया। कुछ ही समय बाद पता चलता है कि वह उरुग्वे में है। लोगों ने उरुग्वे में एडिन का वीडियो भी शूट किया, जहां वह अपनी महंगी फेरारी से ड्रैग करता दिखा। साथ ही उसने अपना एक वीडियो भी
पोस्ट करा जहां वह अपने प्राइवेट यॉट में अय्यासियां करता नजर आया। एडिन के बॉडीगार्ड्स बताते हैं कि ये बात उनके लिए कोई नई नहीं है। भागने से पहले भी वह ऐसा ही लाइफ स्टाइल एंजॉय करता था। वह जुआ खेलने के लिए अक्सर साइप्रस जाता था और जमकर पार्टी करता था, और अब भी वह वैसा ही जी रहा है जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। जबकि 12,000 किलोमीटर दूर टर्किश मीडिया के बीच न्यूज महीनों तक बॉइलिंग पॉइंट पर बना रहा। सोशल मीडिया के थ्रू एडिन विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया और टर्किश गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि वह अपने कस्टमर्स को पैसे इसलिए पे नहीं कर पाया क्योंकि अथॉरिटीज ने उसके अकाउंट्स और एसेट्स को सीज कर लिया। उसके पुराने पार्टनर्स और फ्रेंड्स हर जगह बस माफी ही मांगते नजर आ रहे थे। नेशनल टीवी पे आप एक्टर मेविस सेविक को सुन सकते हैं जो कि टर्किश लोगों से माफी मांग रहे हैं। एडिन ज्यादा दिन तक छिप ना सका। साल 2020 के पहले ही महीनों में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे ब्राजील में ढूंढ निकाला। कुछ ही दिनों के भीतर एडिन ने खुद को सौ पोलो में स्थित टर्किश कॉन्सुलेट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन के बाद उसे टर्की भेज दिया जाता है। इस्तांबुल पहुंचने पर उसे जर्नलिस्ट के भीड़ से गुजरना पड़ा, जहां वह बिल्कुल शांत देखा गया। कुछ ही दिनों में कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए काफी लंबे समय के लिए उसे प्रिजन में डाल दिया। लंबे समय का मतलब दोस्तों काफी लंबा, यही कोई 75,000 सालों के लिए। उसकी फेरारी और यॉट जो अभी भी उरुग्वे में थी, उरुग्वे अथॉरिटीज के द्वारा सीज कर लिया जाता है। एडिन जब टर्की से निकला था तो वह लोगों के $150 मिलियन ले भागा था, और आज जब वह इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो उसके वॉलेट में मात्र $13 था। तो दोस्तों ये था अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपने भरपूर एंजॉय करा होगा। मिलते हैं